वेलकम टू नेहा टीचिंग पॉइंट। आज हम बात करेंगे लर्नर एंड लर्निंग रिलेटेड कंसेप्ट के बारे में। इससे पहले हमने लर्नर की बात की थी। लर्नर यानी कि शिक्षार्थी जो क्या कर रहा है, अपने अंदर किसी चीज़ को सीख रहा है, एक्वायर कर रहा है, अपने एनवायरनमेंट से, अपने अभ्यास से, किसी भी तरह से वो क्या करता है, ज्ञान प्राप्त करता है या ज्ञान प्राप्त करने की जो उसके अंदर एक प्रयास होता है, उसको ही हमने क्या कहा था, लर्नर कहा था। हमने लर्नर के बारे में बहुत सारी चीज़ें कही थी कि जो लर्नर होता है वो गोल सेंटर्ड होता है, रिफ्लेक्टिव होता है, अपने इमोशन को कंट्रोल करता है। इस तरह से हमने लर्नर के बारे में बहुत सारी चीज़ें पढ़ी थी। और हमने लर्नर के बारे में और मेन जो पढ़ा था वो पढ़ा था कि आप लर्निंग कैसे कैसे कर सकते हैं, किस टाइप के आपके लर्नर होते हैं ना। जैसे कि आपके हो सकते हैं रीडिंग एंड राइटिंग वाले लर्नर हो सकते हैं, ऑडिटरी लर्नर हो सकते हैं, विजुअली लर्नर हो सकते हैं। तो हम चीज़ें कहीं से भी सीख सकते हैं, लर्न कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, अध्ययन कर सकते हैं। तो वो सारा ये आपका क्या आ जाता है, लर्नर लर्निंग के अंदर आ जाता है। अगर मैं इसमें ब्रॉडली एक तरह से आपको शॉर्टली बात करूँ तो शॉर्टली आपके क्या आ जाते हैं, जितने भी आपके जैसे चाइल्ड से रिलेटेड ग्रोथ, डेवलपमेंट आ जाती है ना, आपका इंडिविजुअल डिफरेंसेस आ जाता है, पर्सनैलिटी, क्रिएटिविटी, है ना, बच्चों का इंटरेस्ट, मेंटल एज वगैरह, जो हमने कॉग्निटिव एज पढ़ी थी किसकी, जीन पियाजे की, वो सारी आपकी किसके अंदर आ जाती है, आपकी लर्नर और लर्निंग के अंदर आ जाती है। तो आप उसको अगर आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ना है तो आप बीएड के जो आपके नोट्स हैं वहाँ से पढ़ सकते हो, या बीएड की जो फर्स्ट सेम की आपकी बुक है वहाँ पर आपको ये सारे कंसेप्ट मिल जाएंगे, तो आप वहाँ से इसको ईजिली पढ़ सकते हैं। अगर मैं नेक्स्ट बात करूँ लर्निंग की, तो लर्निंग से रिलेटेड भी आपको पूरा जो सिलेबस है वो ऑलमोस्ट आपको सेकंड सेम की जो टीचिंग एंड लर्निंग की आपकी बुक है उसमें मिल जाएगा। तो आप वहाँ से पढ़ सकते हैं, या उससे रिलेटेड आपके पास कहीं नोट्स पड़े होंगे तो आप वहाँ से इसको एक बार देख सकते हैं। वैसे आप लोगों ने सारा अपने बीएड कोर्सेज के दौरान पढ़ा होता है। तो लर्निंग से रिलेटेड अगर हम बात करें तो लर्निंग से रिलेटेड जितने भी आपके कंसेप्ट आते हैं, लर्निंग के लिए किसी ने कुछ थ्योरीज दी है, लर्निंग के जो डोमेन्स है, इसके साथ साथ हमारे जो लर्निंग के अंदर हमारे फैक्टर्स आ जाते हैं, लर्निंग डिसेबिलिटीज़ आ जाती है। तो ये सारे कंसेप्ट किससे लिंक करते हैं, आपके लर्निंग से लिंक करते हैं। तो मैं आपको आज जो एक ओवरव्यू दूंगी कि इसके अंदर आपके क्या क्या चीज़ें इंक्लूड है। अगर आप उसकी डिटेल चाहिए तो आप उसको अपने पुराने नोट्स से देख सकते हैं, या इसी के साथ साथ में कुछ एक टेलीग्राम्स पे भी आप लोगों के लिए मटेरियल प्रोवाइड करवा दूंगी। बट यहाँ पर हम क्या करेंगे कि एक तरह से हम एक तरह इसका ओवरव्यू लेंगे, ठीक है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं लर्निंग से कि लर्निंग होती क्या है। लर्निंग क्या है, जब हम सीखते हैं किसी चीज़ को ना, हम कैसे सीखते हैं, हम अपने एक्सपीरियंसेस से सीखते हैं, या एनवायरनमेंट को देख के सीखते हैं, या थोड़ी थोड़ी हमारी खोज होती है उससे हम चीज़ों को सीखते हैं। तो क्या है, हम पूरी लाइफ भर क्या करते हैं, सीखते रहते हैं, बर्थ से लेकर अपनी डेथ तक। हम सबसे पहले क्या देखो, जब हम छोटे होते हैं तो क्या करते हैं, चलना सीखते हैं। तो वो क्या है, हमारी लर्निंग है। तो चलने से लेके बुढ़ापे तक जितनी भी हम सारी चीज़ें सीखते हैं वो क्या है, हमारी लर्निंग है। अगर मैं लर्निंग की और आपसे कुछ बात करूँ तो लर्निंग से रिलेटेड अगर हमारे एक मेन जो कंसेप्ट आता है वो आता है कि लर्निंग क्या है। लर्निंग एक तरह का ग्रोथ है, कि हम जो इंडिविजुअल होते हैं हम ग्रो होते रहते हैं ना, हर टाइम हम कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। हम मेंटली ग्रो होते हैं, फिजिकली ग्रोथ होती है हमारी, पर हर क्या करते हैं, हम कोऑर्डिनेशन बिठाना सीखते हैं कि अपने दिमाग और अपने बॉडी लैंग्वेज के बीच कैसे कोऑर्डिनेशन बिठाना है। अगर मैं सिंपल वर्ड में आपको कहूँ तो क्या होता है, जो एक छोटा बच्चा होता है अगर उसको देखो बार बार वो क्या करता है, अपना जो हाथ है वो कैसे ले जाता है, आग के पास ले जाता है। हम उसको बोलते रहते हैं कि मत जा हाथ जल जाएगा, तो वो नहीं सुनता है। बट जब क्या हो जाता है, उसका हाथ जल जाता है, तो वो हर बार के लिए उसके अंदर क्या बन जाता है, एक डर बन जाता है कि ये क्या है, अगर हाथ इसमें लगाते हैं तो ये हमारा हाथ जल सकता है। तो इस तरह की जो लर्निंग है इसको हम परमानेंट जो हमारी लर्निंग है उसके अंदर रखते हैं। तो एक हमारी टेम्परेरी लर्निंग हो गई, एक हमारी परमानेंट। परमानेंट कौन सी होती है, जो कि हम अपने एक्सपीरियंसेस से सीखते हैं ना, लर्निंग बाय डूइंग करते हैं। टेम्परेरी क्या होती है, थोड़े से टाइम पीरियड के लिए हम कुछ एक चीज़ें जो सीखते हैं वो क्या हो जाती है, हमारी टेम्परेरी लर्निंग हो जाती है, ठीक है। अगर हम बात करें इसकी डेफिनेशन की तो अकॉर्डिंग टू गेट इट इज़ अ मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर थ्रू एक्सपीरियंस। तो गेट का क्या कहना है कि जो लर्निंग है वो क्या है, लर्निंग एक तरह का क्या है, एक अनुभव के माध्यम से व्यवहार का संशोधन है। अनुभव क्या हो गए, अब हमारे मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर क्या हो गया, एक्सपीरियंसेस क्या होते हैं। जैसे मैंने अभी आपको एक बच्चे वाला एग्जाम्पल दिया था, तो बच्चे का अनुभव क्या था वहाँ पर कि अगर जलती हुई आग में हाथ डालेंगे तो हाथ जल जाएगा, वो क्या है, उसका खुद का एक्सपीरियंसेस है। तो अपने अनुभव से उसने क्या किया, अपने व्यवहार में संशोधन किया, यानी कि अपने व्यवहार में मॉडिफिकेशन की, कि वो क्या करेगा, अगली बार से वो जब भी कोई जलने वाली चीज़ होगी तो उसको डायरेक्ट नहीं छुएगा। तो वो क्या हो गई, उसकी मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर हो गया।
सेकंड है आपका अकॉर्डिंग टू क्रो एंड क्रो, इनके अकॉर्डिंग लर्निंग क्या है, इट इंक्लूड्स एक्विजिशन ऑफ हैबिट, नॉलेज एंड एटीट्यूड। तो इनके अनुसार क्या है कि कोई भी आदत, ज्ञान या जो हमारा दृष्टिकोण होता है किसी भी चीज़ को लेके, ये सारी चीज़ें हमारी किसके अंदर आ जाती है, लर्निंग के अंदर आ जाती है। तो ये थे कुछ एक आपकी डेफिनेशन जो आपके किसी फिलोसफर द्वारा दी गई थी। अब नॉर्मल टर्म में अगर हम नेचर की बात करें कि स्वभाव क्या है लर्निंग का, कि लर्निंग का नेचर क्या है, क्या इसका स्वभाव है। फर्स्ट है लर्निंग इज यूनिवर्सल। अगर हम बात करें लर्निंग इज़ यूनिवर्सल की, तो जो हमारा सीखना है वो क्या है, सार्वभौमिक है। सार्वभौमिक का मतलब क्या हो गया कि जो भी इंडिविजुअल पैदा होता है, जो भी क्रिएचर इस धरती पर आया है, वो क्या करता है, सीखता रहता है, अपने कल्चर से सीखता है। हमें कहाँ से पता चलता है कि हमें कैसे रहना है, क्या खाना है, क्या पहनना है, तो हम कहाँ से सीखते हैं, ये सारी चीज़ें हम कहाँ से सीखते हैं, अपने आसपास से सीखते हैं, हमारे वातावरण से सीखते हैं। और थ्रू आउट हम सीखते रहते हैं। हर एक जो क्रिएचर है, क्रिएचर यानी कि जितने भी जीव जंतु है, हर एक इंसान क्या करता है, सीखता रहता है। तो ये एक तरह का सार्वभौमिक है। ऐसा तो नहीं है कि भाई चलो हिमाचल वाले सीख रहे हैं, बाकी अदर स्टेट वाले नहीं सीख रहे हैं। तो लर्निंग क्या है, लर्निंग एक सार्वभौमिक है, क्योंकि ये इसको पूरे यूनिवर्स में यानी पूरे संसार में हर जगह पे लोग एक जैसा सीखते हैं। सीखने की चाह हमारे साथ बर्थ से जुड़ी होती है। जैसे हम पैदा होते हैं वैसे ही हम चीज़ों को सीखना स्टार्ट कर देते हैं। नेक्स्ट है आपका लर्निंग इज ग्रोथ। अगर मैं नेक्स्ट बात करूँ लर्निंग इज ग्रोथ, तो सीखना क्या है, सीखना एक तरह का विकास है। विकास का मतलब क्या है कि हम अपने एक्सपीरियंसेस से सीखते हैं, है ना। जब हम छोटे होते हैं तो हमारा मेंटल एज बहुत ही कम होती है, हम इलॉजिकल बातें करते हैं। उसके बाद जैसे जैसे हम बड़े होते हैं वैसे वैसे कर हम हमारे लॉजिक डेवलप होते हैं ना, मेंटल डेवलपमेंट होती है। अगर हम फिजिकली बात करें अपनी, जब हम छोटे होते हैं तो हम चलते चलते लड़खड़ा जाते हैं, बट जैसे जैसे बड़े होते हैं वैसे वैसे हम कोऑर्डिनेशन करना सीख जाते हैं। तो लर्निंग क्या है, एक तरह का ग्रोथ का फैक्टर है, यानी सीखना क्या है, विकास है। नेक्स्ट है आपका लर्निंग इज चेंज। सीखना परिवर्तन है। अब सीखना परिवर्तन कैसे हो गया, अगर मैं मोस्टली अभी हमने जैसे बात की थी कि हम क्या करते हैं, चीज़ों को सीखते हैं, सीखने से हमारे अंदर क्या आ जाते हैं, मॉडिफिकेशन चेंज आ जाते हैं, यानी कि हमारे अंदर परिवर्तन आ जाते हैं। हमारे आइडिया चेंज हो सकते हैं ना, हमारे फेस चेंज हो सकते हैं, हमारी फीलिंग्स चेंज हो सकती है अकॉर्डिंग टू एनवायरनमेंट, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। तो ये किसी चीज़ पर भी डिपेंड कर सकती है। तो क्या है, एक सीखना एक तरह का क्या है, परिवर्तन है। नेक्स्ट है आपका लर्निंग इज एडजस्टमेंट। अब लर्निंग इज एडजस्टमेंट का मतलब क्या होता है कि जब हम एक एनवायरनमेंट में जाते हैं, किसी भी सिचुएशन में जाते हैं या नई सिचुएशन में जाते हैं, तो वहाँ पर हमारे को पहले बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है कि अब हम यहाँ पर कैसे रहेंगे, कोई प्रॉब्लम आ गई तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। बट धीरे धीरे हम क्या कर देते हैं, अपने लॉजिक के बेसिस पर उस चीज़ से जो हमारी प्रॉब्लम होगी उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। एक तरह का समायोजन बिठाते हैं ना, एडजस्टमेंट करते हैं एनवायरनमेंट के साथ। तो हमने ये एनवायरनमेंट के साथ एडजस्टमेंट करना कहाँ से सीखा है, थ्रू लर्निंग से हमने सीखा है। नेक्स्ट है आपका लर्निंग इज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एक्सपीरियंसेस। अब लर्निंग के अंदर क्या होता है, सीखना अनुभव का संगठन है। हम कैसे सीखते हैं, हमने कोई चीज़ सीखी, जैसे मैं अभी आपको कुछ सिखा रही हूँ, मैं आपको कुछ बता रही हूँ, तो वो क्या है, मैं सिखा रही हूँ, फिर आप क्या कर रहे हो, उस चीज़ को आप ऑर्गेनाइज कर रहे हो, है ना। कई चीज़ें आपने एक्सपीरियंसेस की है लाइफ में, वो सारी चीज़ों का आपने क्या किया, एक संगठन बना दिया। तो लर्निंग क्या है, एक तरह की ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एक्सपीरियंसेस है। आपके बहुत अलग अलग एक्सपीरियंसेस हो सकते हैं, जैसे आप मुझसे पढ़ रहे हो, थोड़े बहुत आपको आइडियाज़ मेरी जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ वहाँ से मिल रहे हैं, थोड़ा बहुत आप कहीं और से पढ़ रहे हो, थोड़े बहुत आइडियाज़ आपको वहाँ से मिल रहे हैं, थोड़ी बहुत आप उसमें अपनी थिंकिंग डाल रहे हो। तो आपने वो तीनों चीज़ों को मिक्स करके क्या कर दी, एक तरह का ऑर्गेनाइजेशन कर दिया अपने दिमाग के अंदर। ये आपके कुछ एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे आपने क्या कर दिया, सीख दिया कोई चीज़। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है आपका लर्निंग इज एक्टिव। अब सीखना क्या है, सीखना एक सक्रिय प्रक्रिया है। क्यों सक्रिय प्रक्रिया है, क्योंकि हम यहाँ पर क्या करते हैं, अपनी सोसाइटी से सीख रहे हैं, है ना, अपनी फैमिली से सीख रहे हैं, मोटिवेट हो रहे हैं, कुछ हेरिडिटरी का फैक्टर आ रहे हैं ना। कई बार हम खुद कुछ चीज़ों को हम क्या कर रहे हैं, एक्टिवली हम चीज़ों को सीख रहे हैं ना, प्रोग्रेसिव मेथड होता है एक तरह का सीखने का। अब एक्टिवली लर्निंग का मतलब क्या हो गया कि आप यहाँ पर क्या, जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो क्या है, आप उस टाइम पे एक्टिवली इस चीज़ को सुन रहे हैं। तो सीखना क्या, एक तरह की सक्रिय प्रक्रिया है, ठीक है। आप एकदम पैसिव लिसनर नहीं है यहाँ पर, तो आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पर एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं इस चीज़ में सीखने के लिए, क्योंकि आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड भी यहाँ पर है और आप इसको साथ साथ में कहीं नोट भी कर रहे होंगे। तो ये क्या हो गया, आपका एक सीखने का तरीका हो गया, यानी कि जो आपकी लर्निंग है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गई है इस टाइम पे।
नेक्स्ट है आपका लर्निंग इज़ डिस्कवरी। लर्निंग इज़ डिस्कवरी, इसके आपका क्या मतलब हो गया कि सीखना एक तरह की खोज है। खोज का मतलब क्या होता है, जैसे कि कोई सिचुएशन आ गई है ना, उस सिचुएशन से हम डील कैसे करते हैं, या तो हमारे कोई पास्ट एक्सपीरियंस रहे होते हैं या हमने उस तरह की कुछ प्रायर नॉलेज हमारे पास होती है, तो उन सारी नॉलेज को या हमारे पास जो एक्सपीरियंसेस होते हैं उन सारी एक्सपीरियंस को हम मैनिपुलेट करते हैं, है ना, उसके बाद हम अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देते हैं। तो इस तरह से लर्निंग क्या है, लर्निंग आपकी एक डिस्कवरी है। नेक्स्ट है हमारा लर्निंग प्रोसेस। अब हमने लर्निंग की बात तो कर दी कि लर्निंग क्या है, अब हम देखेंगे कि लर्निंग प्रोसेस क्या है, कि सीखने की प्रक्रिया होती क्या है, ऐसे कौन से स्टेप है जो हमें सीखने के लिए ज़रूरी होते हैं या जो हमें सीखने के लिए एक तरह की प्रेरणा देते हैं, या हम सीखने के लिए हम क्यों चीज़ों को सीखते हैं। तो सबसे पहले हम चीज़ों को क्यों सीखते हैं, चीज़ों को हम इसलिए सीखते हैं क्योंकि हमारा एक गोल होता है जिसको हमने फुलफिल करना होता है। तो देखो, जैसे आपका, अगर आपके केस की बात करूँ तो आपका गोल क्या है, आपका गोल है टीचर बनना, ठीक है, टीचर बनना क्या है, आपका गोल है। तो आपको क्या करेगा, कुछ एक मोटिवेशन मिलेगी। मोटिवेशन कैसी मिलेगी, प्रेरणा मिलेगी। प्रेरणा का मतलब हो गया कि आपको गोल मिलेगा कि चलो ठीक है, अगर मैं भाई, किसी का क्या हो जाता है कि पैशन होता है कि मुझे टीचिंग करना है, तो उसका क्या है, एक पैशन है, तो वो उसको इंट्रिंसिक मोटिवेशन देगा, बार बार प्रेरणा देगा अंदर से कि क्या करना है, तुझे टीचर बनना है, तो इसलिए तुझे क्या करना होगा, पढ़ना होगा। तो इस तरह से आपकी इनर वॉइस से कुछ आवाज़ आ रही है तो वो आपको मोटिवेट करेगा। मोटिवेट होने के बाद आप वेरियस रिस्पॉन्स देंगे ना, वेरियस रिस्पॉन्स यानी कि प्रतिक्रियाएं आप कुछ देंगे। प्रतिक्रिया क्या होगी कि आपने बहुत सारी, चलो, नोट्स इकट्ठे कर लिए, पढ़ना शुरू कर दिया, उसके साथ साथ आपने PYQ सीरीज जो आपकी है उसको सॉल्व किया, कुछ एक आपने बुक्स ला दी, उसमें आपने जितने क्वेश्चन थे उनको सॉल्व कर दिया। तो वो क्या हो गया, आपके रिस्पॉन्स हो गए। अब क्या हो गया, रिस्पॉन्स के बाद आपके पास कुछ बैरियर आ गए। बैरियर कैसे आएंगे आपके पास, देखो, जैसे आप पढ़ रहे हो, अब आपके पास वास्ट सिलेबस है, तो कई बार क्या हो जाता है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस थोड़ा कम हो जाता है ना। कई बार आप सोचते हैं कि होगा नहीं होगा, सिलेबस इतना वास्ट है, कैसे कंप्लीट होगा। तो वो क्या है, आपके बहुत सारे बैरियर है, रुकावट है आपकी लाइफ में कि कैसे आप अपने गोल तक पहुंचेंगे। बट थोड़े टाइम बाद आपने क्या कर दिया, थोड़ी सी एनालिसिस करने के बाद देखा कि चलो ठीक है, मेरा B.Ed पोर्शन यहाँ से कवर हो जाएगा, मेरा GK सेशन यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा, और मेरा जो सब्जेक्ट है वो यहाँ से कवर हो जाएगा। तो आपने सारे बैरियर्स को यहाँ से रिमूव कर दिया। अब रिमूव करने के बाद आप कहाँ पहुँचोगे, अपने गोल तक पहुँचोगे, है ना। अब आप क्या करोगे, एक सक्सेसफुल अटेम्प्ट करोगे। अब आपके पास सब कुछ क्लियर है दिमाग के अंदर कि आपने कैसे अपने गोल तक पहुँचना है। तो ये एक सीखने की प्रक्रिया होती है। जब भी हम कोई चीज़ सीखते हैं तो इसी तरह की जो एक प्रक्रिया है वो हमारी चलती रहती है, ठीक है। मोटिवेशन, वेरियस रिस्पॉन्स, बैरियर एंड अ गोल। फाइनल जो हमारा डेस्टिनेशन होती है वो हमारा गोल होता है। नेक्स्ट है हमारा लर्निंग कर्व। अब लर्निंग कर्व क्या होता है, लर्निंग कर्व इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ हाउ एन इंक्रीज इन लर्निंग। अब क्या होता है, एक तरह का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा, एक ग्राफ होगा जिसमें रिप्रेजेंटेशन देंगे कि आपकी जो लर्निंग है वो किसके अकॉर्डिंग चल रही है, या आपकी जो लर्निंग है वो किस तरह से चल रही है। तो आपका लर्निंग कर्व का कंसेप्ट सबसे पहले दिया था इसको हरमन एबिंगहस ने 1885 में। तो कब आया था आपका ये कंसेप्ट, 1885 में। तो ये किसने दिया था, हरमन एबिंग हस ने, ठीक है। तो ये किसने कंसेप्ट दिया था, H. एबिंगहस ने दिया था 1885 में। अगर हम इसको इलोब्रेशन की बात करें कि इस कंसेप्ट को बाद में किसने दोबारा से इलोब्रेट किया था, तो वो क्या था आपका रिथर बिल्स ने इसको कब दोबारा से किया था, तो इसको 1934 में इनके द्वारा दोबारा से इसको इलोबरेट किया गया था लर्निंग कर्व को। अगर हम लर्निंग कर्व की बात करें तो लर्निंग कर्व क्या होता है, लर्निंग कर्व एक तरह की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है जिससे कि पर्सन अपनी इंप्रूवमेंट को देख सकता है कि उसकी इंप्रूवमेंट कितनी है। तो ये हमारे 4 तरह के लर्निंग कर्व होते हैं, स्ट्रेट लाइन, कनकेव लाइन, कन्वेक्स लाइन एंड अ मिक्स्ड कर्व्ड। अगर मैं आपको बताऊं तो ये किस तरह से होता है, जो आपका स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन तो आपका मोस्टली ये हो गया, ये क्या होगी आपकी परफॉर्मेंस, ठीक है। इस साइड परफॉर्मेंस को डिनोट करेंगे, इस साइड आप टाइम को। तो ये क्या है, स्ट्रेट लाइन में बन रहा है, तो ये स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कनकेव। कनकेव कैसा होगा, इस तरह से, ठीक है। तो ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और ये पॉजिटिव आपका ग्राफ होता है, क्यों, क्योंकि पहले आपकी लर्निंग धीरे धीरे थी, फिर एकदम से आपकी लर्निंग टॉप पे जाकर बढ़ गई। फिर है आपका कन्वेक्स लाइन, ठीक है। कन्वेक्स वाला कैसा ग्राफ होगा आपका, कन्वेक्स वाला जैसे ये आपका हो गया परफॉर्मेंस, ये आपका टाइम हो गया, तो ये ऐसे होगा, पहले आपकी परफॉर्मेंस ठीक चली थी, फिर आपकी परफॉर्मेंस नीचे को कट हो गई, यानी कि आपकी परफॉर्मेंस घट गई, तो ये आपका एक तरह का नेगेटिव ग्राफ बन जाता है, ठीक है।
और एक है आपका मिक्स्ड कर्व्ड ग्राफ। अब मिक्स कर्व्ड ग्राफ कौन सा होगा आपका, एक इस तरह का ग्राफ जो होता है जिसमें कि आपका पहले सीधी चली थी, फिर थोड़ा ऊबड़ खाबड़ हो गया, फिर जाके स्ट्रेट चली और फिर जाके थोड़ा नीचे डाउन एंड फिर अप। तो इस तरह का जो आपका ग्राफ बनता है वो आपका मिक्स्ड कर्व ग्राफ बनता है। तो मोस्टली जो हमारी लर्निंग कर्व होता है वो मिक्स टाइप का होता है, क्योंकि हमारा जो ग्राफ होता है वो ऐसे ही बनता है। ठीक है, कहीं कभी भी स्ट्रेट लाइन में हमारा ग्राफ नहीं चलता है, हम कभी भी स्टैटिक नहीं चलते हैं, तो हमारा ग्राफ हमेशा मिक्स्ड कर्व में चलता है लर्निंग का। तो नेक्स्ट इसमें अगर मैं आपसे बात करूँ तो आपको जो ये लाइन दिख रही है ये वाली, ये क्या है आपका परफॉर्मेंस मेज़र है कि आपकी परफॉर्मेंस कैसी चल रही है। ये नंबर ऑफ ट्रायल्स है कि किस बेस में आपकी जो चल रही है लर्निंग। ठीक है, सबसे पहले आपकी जो स्टार्टिंग होती है वो होती है स्लो से स्टार्ट हुई, उसके बाद आपकी स्टिप एक्सिलरेट हुई, यानी कि यहाँ पर आपकी जो लर्निंग है वो इंक्रीज हो रही है। फिर आप एक प्रोफिशिएंसी तक पहुंचे और प्रोफिशिएंसी पे पहुंचने के बाद आप एक प्लेट्यू पर गए। प्लेट्यू यानी कि अब आपकी सीधी चलेगी थोड़े टाइम के लिए लर्निंग। ठीक है, तो इस तरह का जो एक ग्राफ होता है वो आपका लर्निंग ग्राफ होता है। नेक्स्ट आपका जो कंसेप्ट आता है वो आता है गैने टाइप ऑफ लर्निंग। तो गैने ने एक अपनी जो एक बुक थी, उनकी बुक का नाम था कंडीशनिंग ऑफ लर्निंग। तो बुक के टाइटल आपसे डायरेक्ट यहाँ से पूछ लिया जाता है कि जो बुक है गैने की वो कौन सी थी। तो इनकी बुक का नाम क्या था, इनकी बुक का नाम क्या था, इनकी बुक का नाम था कंडीशन ऑफ लर्निंग। तो ये इनकी बुक का नाम था कंडीशन ऑफ लर्निंग, जो कि 1965 में इन्होंने पब्लिश की थी। तो इनकी थ्योरी की अगर हम बात करें तो इसके तीन मेन कंपोनेंट्स थे। एक तो इनका जो कंपोनेंट्स की अगर हम बात करें तो पहला था इनका टैक्सोनॉमी ऑफ अ लर्निंग आउटकम, जिसके अंदर के थ्री डोमेन्स हमारे आते हैं, कॉग्निटिव डोमेन, अफेक्टिव डोमेन एंड अ साइकोमोटर डोमेन। थर्ड सेकंड है इनका कंडीशन ऑफ लर्निंग। कंडीशन ऑफ लर्निंग एक तरह की इनकी हेयरकी ऑफ लर्निंग भी इसको कहा जाता है। तो ये बेस था इनका कॉग्निटिव एस्पेक्ट्स पे एंड द बिहेवियर एस्पेक्ट्स के ऊपर। अगर हम कॉग्निटिव की बात करें तो यहाँ पर माइंड से रिलेटेड चीज़ें होती थी, और बिहेवियर एस्पेक्ट्स जो आपका है वो आपका बिहेवियरिज्म से संबंध रखता है। तो इसके अंदर इनकी टोटल जो स्टेजेस की बात करें तो एक तरह का कॉम्प्लेक्सिटी ये करता था, जैसे फर्स्ट सिंगल लर्निंग से स्टार्ट होकर आपके प्रॉब्लम सॉल्विंग तक ये जाता था। फिर है 9 इवेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन। अब 9 इवेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन में ये क्या क्या कहते थे, इसके अंदर ये सबसे पहले बोलते थे कि गेन अटेंशन करना है, फिर इन्फॉर्म ऑब्जेक्टिव्स, फिर स्टिमुलेटिंग करनी है या रिकॉल करना है प्रायर लर्निंग को, फिर प्रेजेंट करना है स्टिमुलस को, फिर लर्निंग गाइडेंस प्रोवाइड करना है, फिर परफॉर्मेंस को इलेक्ट करना है, फिर प्रोवाइड करनी है फीडबैक, एंड उसके बाद असाइन परफॉर्मेंस एंड एनहांस रिटेंशन एंड ट्रांसफर। इसकी ये बात करते हैं। इसके लिए मैं आपको एक अभी फोटोज़ दिखाती हूँ, उसमें आपको ये अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि इन्होंने अपनी जो थ्योरी थी उसके उसमें क्या क्या कहा था, कि इनकी जो टाइटल थी उसके अंदर इन्होंने क्या क्या चीज़ें कही थी। सबसे पहले जब मैं आपको गेनेज की बात कर रही थी तो गेनेज में मैंने क्या कहा था कि गेनेज ने क्या लिखा था, एक इन्होंने जो अपनी बुक लिखी थी उसके अंदर इन्होंने कुछ इंस्ट्रक्शन दी थी। इनके तीन कंपोनेंट मेन थे जो जिसके बारे में ये बात करते थे। पहला था इनका टैक्सोनॉमी ऑफ लर्निंग आउटकम, सेकंड है इनका कंडीशन ऑफ लर्निंग, थर्ड है इनका 9 इवेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन। अगर हम बात करें टैक्सोनॉमिकल लर्निंग ऑफ आउटकम की तो इसमें आता है कॉग्निटिव डोमेन, जिसके अंदर की हमारे कॉग्निशन से रिलेटेड हमारी इंटेलेक्चुअल स्किल आ गई, वर्बल इन्फॉर्मेशन आ गई, डिस्क्रिमिनेशन है ना, कैसे हम डिस्क्रिमिनेट करते हैं चीज़ों को, कैसे हम रूल्स देखते हैं, कैसे हम प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, ये सारी चीज़ें हमारी कॉग्निटिव डोमेन के अंदर आ जाती है। फिर है हमारा अफेक्टिव डोमेन, जिसके अंदर इन्होंने एटीट्यूड्स की बात की थी। एटीट्यूड्स का मतलब क्या था कि एक्वायर वैल्यूज़ को हम कैसे एक्वायर करते हैं ना, हमारे क्या बिलीव्स होते हैं, इस चीज़ की बात करते थे। इफेक्टिव का मतलब क्या होता है कि जहाँ पर हमने अपने मन से यानी हमने अपने दिल से फैसले लेते हैं, वो हमारा क्या आ जाता है, अफेक्टिव डोमेन के अंदर आ जाता है। फिर इन्होंने बात की थी साइकोमोटर डोमेन यानी कि मोटर स्किल की, कि हम परफॉर्मेंस कैसे करते हैं, चीज़ों को हम कैसे परफॉर्म करते हैं, तो इस चीज़ की बात करते थे। फिर अगर हम कंडीशन ऑफ इसकी बात करें, नेक्स्ट हम बात करें कंडीशन ऑफ लर्निंग। कंडीशन ऑफ लर्निंग को हायरार्की ऑफ लर्निंग भी कहते हैं। तो ये मोस्टली डिपेंड करता था बिहेवियरिज्म एंड कॉग्निटिविज्म के ऊपर, यानी कि व्यवहारवाद और संज्ञानात्मकवाद के ऊपर ये एक तरह से विश्वास करते। तो बिहेवियरिज्म जो लोग थे वो क्या मानते थे कि जो एक बच्चा है उसका दिमाग खाली है, ठीक है, खाली स्लेट की तरह है। बट जो कॉग्निटिविज्म है यानी कि संज्ञानात्मक वाले हैं वो मानते हैं कि बच्चे के पास कुछ ना कुछ नॉलेज होती है। तो जो अगर हम बिहेवियरिज्म की बात करें तो जेबी वॉटसन उसके फादर है। अब कॉग्निटिविज्म की अगर हम बात करें तो इस पे सबसे ज़्यादा जो काम किया था वो किया था
जीन पियाजे ने। अगर हम मिक्सचर की इस थ्योरी की बात करें, इसकी कहने की थ्योरी की बात करें, तो इन्होंने जो अपनी एक हायरार्की दी थी, वो बेस्ड थी मिक्स मिक्स इसके ऊपर, यानी कि बिहेवियरिज्म एंड कॉग्निटिविज्म के ऊपर। जो इसके डायरेक्ट क्वेश्चन आपका यही बनता है कि बिहेवियर एस्पेक्ट्स के अंदर कौन-कौन से आते हैं। तो बिहेवियर एस्पेक्ट्स के अंदर इनके 4 जो फर्स्ट के थे वो आते थे, और बाकी जो 4 के बच जाते थे वो इनके कॉग्निटिव एस्पेक्ट्स के अंदर आ जाते थे। और ये थी इनके कुछ एक 9 इंस्ट्रक्शन, ठीक है। यहाँ पर जैसे गेन अटेंशन हो गया, इन्फॉर्म ऑब्जेक्टिव हो गया, स्टिमुलेटिंग रिकॉल हो गया ना, परफॉर्मिंग द स्टिमुली हो गया, प्रोवाइड लर्नर गाइडेंस हो गया, इलेक्ट्रिक परफॉर्मेंस हो गया, प्रोवाइड फीडबैक हो गया। ये सारे क्या थे, इनके कुछ एक यहाँ पर इवेंट्स थे, 9 इवेंट्स की, जिनकी ये बात करते थे, या इंस्ट्रक्शन की ये जो बात करते थे। अगर हम बात करें हायरार्की ऑफ लर्निंग इनकी, तो इसके अंदर क्या था, ये इंक्रीज कॉम्प्लेक्सिटी की ओर जाता था, यानी कि नीचे से ऊपर की ओर जाती थी इनकी थ्योरी। देखो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, तो ये इंक्रीज इस तरह से होती थी। सबसे पहले सिंगल लर्निंग की बात करते थे, फिर उसके बाद स्टिमुली रिस्पॉन्स लर्निंग की बात करते थे, फिर चेनिंग की बात करते थे, फिर वर्बल एसोसिएशन की बात करते थे, फिर उसके बाद ये डिस्क्रिमिनेशन की बात करते थे, फिर उसके बाद कंसेप्चुअल लर्निंग की बात करते थे, फिर रूल्स की बात करते थे, एंड लास्ट में ये प्रॉब्लम सॉल्विंग की बात करते थे। तो इनके जो 3 मोस्टली थे वो बिहेवियर एस्पेक्ट्स में आते थे, और जो ऊपर वाले थे वो सारे किस में आते थे, कॉग्निटिव एस्पेक्ट्स के अंदर आते थे। अगर इसके बारे में मैं आपको एक डिटेल में एक तरह से बताऊं कि इसके अंदर हमारे मोस्टली क्या क्या रहता था। अगर हम बात करें सिंगल लर्निंग की, तो इनके सिंगल लर्निंग को क्या कहा जाता था, संकेत अधिगम कहा जाता था, स्टिमुली रिस्पॉन्स को उद्दीपन कहा जाता था, फिर चेनिंग को इनके श्रृंखला कहा जाता था, एंड वर्बल एसोसिएशन को शाब्दिक सहचार्य, एंड मल्टीपल डिस्क्रिमिनेशन को विभेदी अधिगम, एंड उसके बाद कंसेप्ट लर्निंग को प्रत्यय अधिगम, एंड फिर रूल लर्निंग को सिद्धांत, एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग को समस्या समाधान। तो ये एक तरह से बढ़ते क्रम में इनकी जो स्टेजेस थी वो चलती थी, या हायरार्की थी वो चलती थी। अगर हम मोस्टली बात करें सिंगल लर्निंग की, सबसे फर्स्ट वाला जो हमारा सिंगल लर्निंग है, इसमें क्या था, ये बोलते थे कि ये क्या है, एक तरह का इनवॉलेंट्री रिफ्लेक्स एक्शन है, यानी कि कंडीशनिंग रिस्पॉन्स है। यहाँ पर क्या होगा कि जैसे कोई भी जो, अगर ये डॉग की बात करें, इन्होंने मोस्टली पैब्लो के जो डॉग है अनुबंधन के शास्त्रीय अनुबंधन से इन्होंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया था। अगर ये बोलते थे कि जो डॉग है वो क्या करेगा, फूड को देख के सलाइवा सीक्रेट करेगा, तो ये क्या था, ये एक तरह से सिंगल लर्निंग थी, यानी कि कंडीशनिंग रिस्पॉन्स था। फिर है स्टिमुली रिस्पॉन्स, सेकंड स्टिमुली रिस्पॉन्स में क्या होगा, अब क्या होगा कि हमने क्या कर दिया, यहाँ पर क्या हो गया, फूड के साथ बेल को जोड़ दिया है। अब फूड के साथ बेल को जोड़ दिया है, तब क्या होगा, सिक्रीशन होगा सिलाइवा का। यही पढ़ा था ना हम लोगों ने पहले, जब हम उसकी बात करते हैं पैब्लो की क्लासिकल कंडीशनिंग, तो उसमें हम यही चीज़ पढ़ते हैं। तो उसी बेस पर इन्होंने क्या कहा था, यहाँ पर स्टिमुली और रिस्पॉन्स को हम एक साथ इकट्ठा कर देंगे, जिसके बाद क्या होगा, उसका रिस्पॉन्स ऑटोमेटिकली वैसे निकलेगा, है ना। अगर हम स्किनर की बात करें, तो उसमें भी उन्होंने स्टिमुली रिस्पॉन्स लर्निंग की बात की थी कि अगर किसी को रिवॉर्ड देंगे तो वो क्या करेगा, अच्छा प्रदर्शन करेगा, अगर वो बैड प्रदर्शन कर रहा है तो उसको थोड़ी हम पनिशमेंट की बात करते हैं। ये स्किनर ने कहा था, बट हम पनिशमेंट नहीं दे सकते ना, पर फिर भी उनकी जो थ्योरी थी उसमें इसको कहा गया था। तो इस बेसिस पर क्या होता था कि इसमें स्टिमुली और रिस्पॉन्स जो है आपस में आ जाते हैं। फिर थर्ड है आपका चेनिंग। चेनिंग के अंदर क्या होता है, 2 और मोर स्टिमुली रिस्पॉन्स कनेक्टेड। अब यहाँ से दो, यहाँ पर 2 या 2 से ज़्यादा स्टिमुली को हम क्या कर देते हैं, कनेक्ट कर देते हैं, और उसके बाद ही रिस्पॉन्स जो है बच्चों का वो आता है। जैसे क्या होगा कि जैसे पहले बच्चे क्या करते हैं, सिंपली लेटर्स लिखाना हम उनको सिखाते हैं, जैसे ए सिखाना शुरू कर दिया हमने कि ए इस तरह से लिखते हैं, ठीक है। अब थोड़े टाइम बाद बच्चा क्या करेगा, अपना पूरा नाम लिखना स्टार्ट कर देगा, तो वो क्या है, वो क्या कर देगा, एक तरह से उसके अंदर बहुत सारे मल्टीपल जो कनेक्शन है वो इसने सीख लिए करने कि कनेक्ट कैसे वर्ड को करते हैं। फिर है वर्बल एसोसिएशन। वर्बल एसोसिएशन का मतलब होता है जहाँ पर बच्चे क्या करेंगे, बोलना शुरू कर देते हैं ना। जैसे उसने किसी कैट को देखा तो वो एकदम से बोलना शुरू कर देगा कैट, तो वो क्या है, वर्बल एसोसिएशन है, यानी कि उसने वर्बली चीज़ों को देखकर बोलना शुरू कर दिया है। नेक्स्ट अगर हम बात करें मल्टीपल डिस्क्रिमिनेशन, तो मल्टीपल डिस्क्रिमिनेशन में क्या होता है, बच्चों को क्या होगा, डिफरेंस पता चलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। डिफरेंस आइटम को समझना शुरू कर देगा। जैसे अगर हम उसको सब्जी या फ्रूट्स रख देंगे तो वो इजीली समझ पाएगा कि ये फ्रूट अलग होता है, ये फ्रूट अलग होता है। तो इस तरह से वो क्या कर सकता है, मल्टीपल डिस्क्रिमिनेट कर सकता है चीज़ों को। फिर है कंसेप्ट लर्निंग। कंसेप्ट लर्निंग में क्या होगा कि अब वो कंसेप्ट बिल्डअप कर सकता है, यानी कि पहले उसको सिंपल पता था ये फ्रूट्स है और ये सब्जी है इस तरह से, अब वो क्या कर देगा, उसमें भी उसको अच्छे से पता चल जाएगा ये फ्रूट क्यों है, कारण पता चल जाएगा उसके पीछे का कि इसको हम फ्रूट क्यों बोल रहे हैं। और दूसरा जो चीज़ है उसमें भी वो कारण पता कर सकता है कि इसको हम जो है
सब्जी क्यों बोल रहे हैं, तो उसके पीछे का कंसेप्ट उसको पता चल जाएगा। नेक्स्ट है रूल लर्निंग। अब रूल लर्निंग यानी कि अब उसको रूल्स का भी पता है, जो चीज़ें हैं उसके पीछे का रूल्स का भी पता है। पहले वो सिंपल कंसेप्ट लगा रहा था ना कि देखो अगर ये फ्रूट्स है, ये फ्रूट्स क्यों है ना, क्लासिफाई कर सकता था वो उस फ्रूट्स को भी कि ड्राई फ्रूट्स है, ये सॉफ्ट फ्रूट है, इस तरह से। ठीक है, अगर अगर हम रूल्स की बात करें तो रूल्स में भी अब उसको पर्टिकुलरली पता लग रहा है कि इसको हम फ्रूट क्यों बोल रहे हैं। ठीक है, एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। और प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या होगी, सबसे हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ लर्निंग इनकी जो थ्योरी थी उसका माना जाता है। तो इसके अंदर इन्होंने क्या कहा था, इसके अंदर इन्होंने बात की थी कि अब बच्चे क्या करेंगे, प्रिंसिपल को समझना शुरू कर देंगे, सॉल्व कर पाएंगे प्रॉब्लम्स को, है ना। बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट जो उनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आएगी उसको वो क्या कर सकते हैं, अलग अलग रूल्स लगा सकते हैं, प्रिंसिपल लगा सकते हैं, हर एक न्यू सिचुएशन को भी वो सॉल्व कर सकते हैं। तो ये कुछ एक इनकी हायरार्की ऑफ लर्निंग थी। और इसके साथ साथ इन्होंने कुछ एक स्टेज 9 इवेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन की बात की थी। इवेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन में मोस्टली आपके लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आपको अगर लगता है कि आपको पढ़ना चाहिए तो आप इसको खुद से पढ़ लेना। इसके लिए मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करवा दूंगी। ठीक है, तो आप उसको वहाँ से देख सकते हैं। नेक्स्ट अगर हमारा कंसेप्ट देखें तो टाइप ऑफ लर्निंग अकॉर्डिंग टू स्कूल ऑफ साइकोलॉजी। तो टाइप ऑफ लर्निंग हमने कल भी बात की थी ना कि टाइप ऑफ लर्निंग कैसी हो सकती है, जिसमें हमने पढ़ा था कि रिटन एंड रीड वाला हो सकता है या लिसनिंग वाला हो सकता है। तो इस तरह के हमने बहुत सारे टाइप्स की बात की थी। बट अगर हम स्कूल ऑफ साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग देखें, स्कूल ऑफ साइकोलॉजी हमने जो पढ़ी थी, हमने बिहेवियरिज्म के बारे में पढ़ा था, कंस्ट्रक्टिविज्म के बारे में पढ़ा था, सोशलिस्ट के बारे में पढ़ा था। तो उनके अकॉर्डिंग जो है लर्निंग वो क्या है, तो उनके अकॉर्डिंग लर्निंग के अगर हम बात करें तो इसके अंदर हमारी मैक्सिमम सारी थ्योरीज ही कंप्लीट हो जाती है। तो पहला होता है नॉन एसोसिएटेड लर्निंग, सेकंड है हमारा एसोसिएटेड लर्निंग। अगर हम नॉन एसोसिएटेड लर्निंग की बात करें तो इसके अंदर हमारा हैबिटेशन एंड हमारा सेंसिटाइजेशन आ जाता है। अगर हम इसकी बात करें नॉन एसोसिएटेड लर्निंग यानी कि गैर संबंध शिक्षा, गैर संबंध शिक्षा का मतलब क्या होता है कि इट इज अ वेराइटी ऑफ लर्निंग इन विच द बिहेवियर एंड द स्टिमुली आर नॉट प्राइड और लिंक टुगेदर। यहाँ पे क्या है, यहाँ पर जो स्टिमुली है और जो रिस्पॉन्स है वो क्या होता है, उन दोनों का आपस में कोई भी लिंक नहीं होता है, उसको ही हम क्या कहते हैं, गैर संबंध शिक्षा। जैसे कि शब्द से ही पता चल रहा है कि गैर का मतलब, गैर संबंध का मतलब क्या है, दोनों के बीच में कोई संबंध नहीं है। स्टिमुली क्या हो गया, हमारा उद्दीपन और जो हमारी अभिक्रिया होती है उसके बीच में इस पे कोई भी जो है लिंक नहीं है, उस क्रिया को हम क्या कहते हैं, नॉन एसोसिएटेड लर्निंग कहते हैं। अगर हम हैबिचुएशन की बात करें तो इसका मतलब आदत हो जाता है। अगर हम सेंसिटाइजेशन की बात करें तो संवेदनशीलता इसका अर्थ हो जाता है। अगर हम हैबिचुएशन की बात करें तो हैबिचुएशन में क्या आ जाता है, द रिस्पॉन्स टू रिपीटेड स्टिमुली डिक्रीज ओवर टाइम। यानी कि जो रिस्पॉन्स होगा हमारा, किसी भी प्रतिक्रिया हम जो देते हैं किसी चीज़ को लेके, वो हमारी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, जैसे जैसे हमें वो स्टिमुली मिलती रहती है या रिपीट होती रहती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि अगर एक आप कहीं ऐसी जगह पे रहते हो जहाँ पर बाहर क्या है, बहुत ज़्यादा शोर आता रहता है और आप एक कमरे में अंदर रहते हो, तो अगर उस कॉलोनी में या उस जगह पे या कहीं बस स्टैंड के आसपास अगर आपका रूम होगा या घर होगा, तो क्या होगा, धीरे धीरे क्या होगा कि जो बाहर का रिस्पॉन्स है ना, बाहर का जो आपका स्टिमुली है, बाहर से स्टिमुली क्या है, शोर है, वो स्टिमुली जब आपके कानों तक पहुंचेगी तो आप उस पर ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं देंगे। क्यों, क्योंकि आपको फिर बाद में उसका ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप रिपीटली बार बार वही शोर जो सुनते थे पहले पहले, उसकी अब आपको आदत हो गई है, तो उसी को ही हम हैबिचुएशन कहते हैं या आदत कहते हैं। तो एक तरह की नॉन एसोसिएटेड लर्निंग हो जाती है। फिर है सेंसिटाइजेशन। सेंसिटाइजेशन का मतलब होता है, ये एकदम अपोजिट होती है हैबिचुएशन के। यहाँ पर क्या हो जाता है कि यहाँ पर हमारा रिस्पॉन्स इंक्रीज हो जाता है स्टिमुली को लेके। जैसे फॉर एग्जांपल कई बार हमें पेन हो जाती है तो क्या होगा, जैसे हमारी दांत में दर्द हो जाती है ना, एक मोस्टली जो हो जाती है उसमें क्या होता है, जैसे दांत में पेन होगी तो क्या होगी, बार बार आपको क्या होगी, वो जैसे आपको स्टिमुली देगी वैसे वैसे आप रिस्पॉन्स करेंगे। हो जाता है ना ऐसा। कई बार हम जैसे भूख लगती है तो भूख क्या लग जाती है, बार बार लग जाती है, या पानी लगा है आप, मतलब आपको पानी पीना है, तो आप क्या करोगे, बार बार आपके अंदर क्या आ जाएगी, पानी पीने की फीलिंग आएगी। तो वो क्या है, वो आपको क्या है, एक तरह का आप स्टिमुली जो है उसका रिस्पॉन्स आप बार बार दोगे। या इसका एक एग्जाम्पल आप ये भी देख सकते हो, कई बार क्या हो जाता है कि घर में जो नल है वो खुला रह जाता है, अब आपकी जो बाल्टी है वो खाली है, तो वहां पर बार बार कैसी आवाज आती है, पानी की बूंद बूंद गिरने की आवाज आती है, तो बार बार क्या हो जाती है, उस आवाज को सुन के आप बार बार उसको रिस्पॉन्ड करते हैं, यानी उसकी ओर आप क्या करते हैं, आकर्षित होते हैं, तो वो क्या है, आपका सेंसिटाइजेशन हो जाता है। नेक्स्ट है आपका एसोसिएटेड लर्निंग। एसोसिएटेड लर्निंग के अंदर हमारी आ जाती है क्लासिकल कंडीशनिंग, ऑपरेंट कंडीशनिंग एंड लर्निंग थ्रू ट्रायल एंड एरर।
अगर हम इसकी बात करें, क्लासिकल कंडीशनिंग की बात करें, तो क्लासिकल कंडीशनिंग को शास्त्रीय अनुबंधन भी कहते हैं। यानी कि यहाँ पर क्या होता है, संगठन के माध्यम से जब हम चीज़ों को सीखते हैं, तो इसके अंदर अगर हम बात करें तो सबसे पहले इसका जो आपको डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से बनेगा वो बनेगा कि आपका जो क्लासिकल कंडीशनिंग है वो किसने दी थी। तो ये पैब्लो ने दी थी। इन्होंने क्लासिकल कंडीशनिंग के स्टिमुली एंड रिस्पॉन्स के बेसिस पर दी थी। तो इन्होंने यहाँ पर एक डॉग को लिया था, ठीक है, डॉग को इन्होंने लिया था और उसके ऊपर इन्होंने बेल के साथ क्या कर दी थी, कंडीशनिंग कर दी थी। अगर हम पहले नॉर्मली बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर 4 तरह के इन्होंने चीज़ें करी थी, है ना, 4 चीज़ें इन्होंने ली थी। सबसे पहले हम बात करेंगे बिफोर कंडीशनिंग। बिफोर कंडीशनिंग का मतलब है कंडीशनिंग से पहले। अब खाना था, तो खाना उस टाइम पे क्या था, अनकंडीशनल स्टिमुलस था। अनकंडीशनल स्टिमुलस का मतलब हो गया कि कंडीशनिंग नहीं की गई थी। इसके रिस्पॉन्स में क्या करेगा, जो डॉग है वो सलाइवा देगा, और सलाइवा भी क्या है, इस टाइम पे अनकंडीशनल रिस्पॉन्स है। उसके बाद बिफोर कंडीशनिंग, अब है बिफोर कंडीशनिंग। बिफोर कंडीशनिंग में क्या हो गया, बेल को उसने एक तरह से नेचुरल स्टिमुलस की तरह यूज़ किया। अब बेल के रिस्पॉन्स से क्या हो गया, नो सलाइवा। क्यों? क्योंकि अभी तक उसको बेल का कुछ पता ही नहीं था। बेल को देख के कुत्ते के मुंह से पानी क्यों आएगा? तो ये क्या थी, एक तरह का नॉन कंडीशनिंग रिस्पॉन्स था, यानी कि कोई सलाइवा नहीं है, तो नॉन कंडीशनिंग रिस्पॉन्स हो गई थी। नेक्स्ट अब आपका थर्ड स्टेप में क्या आएगा, ड्यूरिंग कंडीशनिंग। ड्यूरिंग कंडीशनिंग में क्या हो गया कि अब आपने क्या कर दिया, फूड के साथ आपने क्या कर दिया, बेल को जोड़ दिया। तो उसके रिस्पॉन्स में जो डॉग है उसने क्या कर दिया, सलाइवा कर दिया, सलाइवा दे दिया, है ना। तो ये क्या हो गई उसकी, ये उसका हो गया कंडीशनिंग, है ना, कंडीशनिंग रिस्पॉन्स हो गया ना उसका भी, ये क्या हो गया, कंडीशनिंग रिस्पॉन्स हो गया। फिर आफ्टर कंडीशनिंग, आफ्टर कंडीशनिंग मतलब कंडीशनिंग के बाद अब क्या है, अब आपने सिंपल बेल ही यहाँ पर रखी, अब बेल ही आपने बजाई, तो बेल को बजाने के बाद क्या हो गया, जो डॉग है उसने सलाइवा करना शुरू कर दिया या सलाइवा सिक्रीट करना शुरू कर दिया। तो ये क्या है, इसका कंडीशनिंग रिस्पॉन्स है। तो एक इस तरह की इन्होंने थ्योरी दी थी क्लासिकल कंडीशनिंग के अंदर। तो इन्होंने यहाँ पर क्या किया था, पहले सिंपल खाना लिया, खाना जब कुत्ते के पास ले जाएंगे तो ऑब्वियसली उसके मुंह से सलाइवा आएगा। तो ये क्या है, एक तरह की अनकंडीशनल स्टिमुलस है और अनकंडीशनल रिस्पॉन्स है। उसके बाद हम बेल को ले जाएंगे, चलो खाली बेल को कुत्ते के सामने बजाएंगे, उससे क्या होगा, कोई भी सलाइवा कुत्ता सिक्रीट नहीं करेगा, क्योंकि उसके साथ क्या है, उसका कोई भी रिस्पॉन्स वो नहीं दे रहा है, ठीक है, अभी उसकी कोई भी कंडीशनिंग नहीं हुई है। तो क्या कर रहा है वो, कुछ भी नहीं कर रहा है। फिर हमने क्या कर दिया, अब हमने बेल और खाने को साथ में जोड़ के कुत्ते के सामने ले गए। जब भी हम कुत्ते को खाना दे रहे हैं तब हम बेल बजा रहे हैं। तो वो क्या हो रही है, कंडीशनिंग स्टिमुलस यहाँ पर हम दे रहे हैं कुत्ते को, और सलाइवा जो निकल रहा है वो भी क्या निकल रहा है उसका, वो भी उसका एक तरह से रिस्पॉन्स निकल रहा है। बट आफ्टर कुछ टाइम के बाद हमने क्या किया, खाना तो नहीं दिया बट हमने बेल बजाई, सिर्फ सिंपल बेल बजाई। तो बेल क्या थी, उसकी कंडीशनिंग ऐसी हो गई थी। तो यहाँ पर बेल ने एक तरह से स्टिमुलस का काम किया, जिसकी वजह से कुत्ते ने सलाइवा जो है प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया। तो ये क्या थी, उसकी कंडीशनिंग रिस्पॉन्स थी। तो आई होप आपको पूरा समझ आ गया होगा इसका कंसेप्ट। वैसे आपने पढ़ा होगा जब आप बी टेट की तैयारी करते हैं या BEd कोर्सेज में होते हैं, तो इसको बहुत अच्छे से करवाया जाता है वहाँ पर। है नेक्स्ट है आपका ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी। अगर हम ऑपरेंट कंडीशनिंग की थ्योरी की बात करें, तो ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी भी एक तरह का इन्होंने भी एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करवाया था, स्किनर बॉक्स। इसमें स्किनर ने एक स्किनर बॉक्स लिया था। स्किनर बॉक्स के अंदर क्या कर दिया था इन्होंने, एक तरह का जैसे स्किनर बॉक्स ले लिया, स्किनर बॉक्स के अंदर क्या कर दिया, एक रैट को डाल दिया, एक रैट को डाल दिया, साथ ही साथ में यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक शॉक लगाने के लिए वायर रख दी। अगर अब क्या था, जो रेड था अगर वो तो सही से कुछ प्रेस करता था तो वो बच जाता था, अगर वो कुछ रॉन्ग प्रेस कर देता था तो उसको शॉक लगता था, यानी कि पनिशमेंट मिलती थी। तो इनका जो बेसिक था वो बेसिकली रीइंफोर्समेंट एंड पनिशमेंट पर ही रिलेटेड था। रीइंफोर्समेंट क्या होता है कि बार बार किसी बिहेवियर को जनरेट करने के लिए उसको कुछ एक हमने उद्दीपन देना। एक इन्होंने बात की थी रीइंफोर्समेंट की और दूसरी पनिशमेंट की। तो रीइंफोर्समेंट क्या होता है, किसी भी अच्छे डिजायरेबल बिहेवियर को बार बार रिपीट करने के लिए हम जो देते हैं बच्चों के लिए, जैसे टॉफीज दे दी, तो वो क्या होगी, हमारी रीइंफोर्समेंट होगी। पनिशमेंट क्या हो गया, कई बार क्या हो जाता है कि कुछ ऐसे बच्चे बिहेव करते हैं जो बिहेवियर उनके लिए अच्छा नहीं होता है, तो उसको रिड्यूस करने के लिए उनको हम पनिशमेंट दे देते हैं। वैसे ये टर्म यहाँ पर यूज़ नहीं कर सकते हैं, बट इनकी थ्योरी में था तो हमारे को ऐसे यूज़ करनी पड़ेगी। अगर हम रीइंफोर्समेंट की बात करें तो इन्होंने दो तरह की कही, एक पॉजिटिव थी और एक नेगेटिव थी। तो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट में क्या होता था, फेवरेबल होता था, यहाँ पर रिवॉर्ड दे देना, जैसे किसी को साइकिल दे दी, चॉकलेट दे दी, है ना, फोन दे दिया, इस तरह की चीज़ें बच्चों को दे दी, तो वो क्या हो गया, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। नेगेटिव रीइंफोर्समेंट में क्या होता था कि बच्चों मान लो बच्चों को फ़ोन दे दिया, तो अब बच्चे क्या करें, पूरा दिन बस फ़ोन का ही यूज़ कर रहे हैं, वो पढ़ नहीं रहे हैं, तो उनकी जो वो नेगेटिव जो उनके अंदर चीज़ आ गई है उसको अवॉइड करने के लिए क्या कर देंगे,
हम उनसे क्या कर देंगे, वो जो उनको रिवॉर्ड दिया था उसको वापस ले लेंगे, तो वो क्या होगी, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। अब है आपका पॉजिटिव, ये जो आपकी पनिशमेंट है ये भी इन्होंने पॉजिटिव और नेगेटिव में ही डिफ्रेंशिएट की थी। अब पॉजिटिव में क्या था, पॉजिटिव में क्या हो गई थी, जैसे अनफेवरेबल कुछ इवेंट कर दिया बच्चों ने, तो उसको क्या कर दिया, एक्स्ट्रा होमवर्क दे दिया घर को करने के लिए, तो ये क्या होगी, ये बच्चों के लिए पॉजिटिव पनिशमेंट होगी। अगर हम नेगेटिव पनिशमेंट की बात करें तो ये लॉन्ग टर्म के लिए बच्चों को दी जाती थी, है ना। तो इस तरह की जो पनिशमेंट है उसको हम मोस्टली नेग्लेक्ट कर देते हैं, नेगेटिव पनिशमेंट को। तो अगर पनिशमेंट भी दे रहे हैं तो पॉजिटिव वे में होनी चाहिए, जैसे एक्स्ट्रा होमवर्क दे दिया, इस तरह की चीज़ें बच्चों को करवा दी। तो ये किसने कहा था, ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी, और इसको किसने दिया था, स्किनर ने दिया था। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आपका बन जाता है, या रेनफोर्समेंट से बनेगा आपका क्वेश्चन, या फिर आपका सीधा स्किनर बॉक्स से बनेगा। अगर हम बी एफ स्किनर की बात करें तो इन्होंने रेनफोर्समेंट जो पॉजिटिव और नेगेटिव दी थी, इसको भी इन्होंने शेड्यूल्ड में डिस्क्राइब किया था। एक कंटिन्यू रीइंफोर्समेंट की इन्होंने बात की थी, यानी कि लगातार देना, और एक पार्शियल रीइंफोर्समेंट, यानी कि थोड़ा थोड़ा टाइम के बाद रीइंफोर्समेंट देना। कंटिन्यूस का मतलब क्या होता था कि जब भी बच्चा अच्छा प्रदर्शन करेगा तो उसको एकदम से क्या करेंगे, जब भी वो अच्छा करेगा उसको हर एक बार चॉकलेट दे दी। पार्शियल का मतलब हो गया कि लॉन्ग टर्म के बाद, है ना, जैसे एक मिड टर्म के बाद दे दिया, फिर सेकंड टर्म के बाद या थर्ड टर्म, तो ये क्या हो गया आपके पार्शियल। अब पार्शियल को भी इन्होंने दो इसमें डिवाइड किया था, एक इन्होंने कहा था इंटरवल के बाद, और दूसरा इन्होंने कहा था रेशो में। अगर हम इंटरवल की बात करें, इंटरवल क्या होता है, एक फिक्स्ड रेशियो होती थी या वेरिएबल इंटरवल के बाद देते थे, तो इसके अंदर इन्होंने क्या क्या लिया था, इसके अंदर इन्होंने फिक्स्ड इंटरवल लिया था और वेरिएबल इंटरवल लिया था। फिक्स्ड इंटरवल में जैसे कि चौथे दिन दे दी, है ना, सातवें दिन दे दी, तो इसे क्या है, फिक्स्ड है, हर चौथे और हर सातवें दिन जब हम बच्चों को देंगे, मतलब 4 और 7 के बीच 3 दिन का हमने गैप रख दिया, तो उस गैप पीरियड में हम बच्चों को क्या देंगे, रिवॉर्ड देंगे, ठीक है, तो ये रीइंफोर्समेंट देंगे, तो ये फिक्स्ड इंटरवल हो जाता है। फिर दूसरा है वेरिएबल इंटरवल, यानी कि चेंज करके, कभी 1 तारीख को दे दिया, कभी 4 को दे दिया, कभी 7 को दे दिया, कभी 15 को दे दिया। इस तरह से हमने जब चेंज करा तो वो क्या हो गया आपका, चेंज्ड वेरिएबल हो गया या वेरिएबल इंटरवल हो गया। दूसरी अगर हम बात करें रेशो की, तो रेशो में क्या हो गया, फिक्स्ड रेशो में, फिक्स्ड रेशो का मतलब क्या हो गया, अगर बच्चा 2 बार अच्छे मार्क्स लाएगा, है ना, फिर क्या करेंगे, उसको गुड देंगे। फिर अगर वो 4 बार अच्छा करेगा फिर उसको गुड देंगे, तो ये क्या फिक्स रेशियो है कि 2 और 4 के बाद ही बच्चे को गुड मिलेगी। फिर है वेरिएबल रेशियो, यहाँ पर कोई भी फिक्स रेशियो नहीं है, कई बार बच्चे 10 बार अच्छा परफॉर्मेंस कर दे उसके बाद गुड दे दी, कई बार बच्चे 12 बार अच्छा काम करे तब उसको गुड दे दी। तो इस तरह से ये क्या हो गया, आपकी वेरिएबल रेशियो हो गई। एंड नेक्स्ट अगर हम बात करें उसके बाद लर्निंग थ्रू ट्रायल एंड एरर, तो लर्निंग थ्रू ट्रायल एंड एरर ये किसने दिया था, लर्निंग थ्रू ट्रायल एंड एरर। नेक्स्ट क्या है आपका, नेक्स्ट है आपका लर्निंग थ्रू ट्रायल एंड एरर, तो ये आपका किसने दिया था, ये आपका दिया था एडवर्ड लियो थॉर्नडाइक ने। किसने दिया था, थॉर्नडाइक ने दिया था, थॉर्नडाइक ने दिया था। तो अगर हम थॉर्नडाइक के एक्सपेरिमेंट की बात करें तो इनके एक्सपेरिमेंट में भी क्या था, इनके एक्सपेरिमेंट में भी इन्होंने एक जो है कैट को ट्रैप कर दिया था अंदर, और बाहर एक फिश रखती थी। अब एक दरवाज़ा था, उसको पुल या पुश करना था, जब वो उसको अपनी ओर पुल करती थी तो वो बाहर निकल कर उस फिश को खा सकती थी, बट जब वो नहीं कर पाती थी तो वो क्या कर देती, वो दरवाजे के अंदर फंस जाती थी। तो वो क्या था, ट्रायल एंड एरर, यानी कि बार बार क्या करती थी, रैंडम मूवमेंट करती थी कैट। तो बार बार जब वो कोशिश करेगी, ट्राई करेगी और बहुत सारी डिफिकल्टीज होगी, उसके बाद वो एक सही कंक्लूजन पर पहुंचेगी कि मुझे हर बार सिर्फ और सिर्फ ये वाला जो तार है या ये वाला जो धागा है अंदर, इसको ही खींचना है, तभी जाके डोर खुलेगा। तो वो क्या होगी, उसके ट्रायल एंड एरर से उसने सीख लिया। तो इन्होंने लॉ ऑफ लर्निंग की बात की थी, इन्होंने 3 तरह के लॉ ऑफ लर्निंग की बात की थी। एक इन्होंने लॉ ऑफ रेडीनेस दिया था, एक लॉ ऑफ इफेक्ट दिया था, एंड लॉ ऑफ एक्सरसाइज दिया था। अगर हम लॉ ऑफ रेडीनेस की बात करें तो यहाँ पर आता है फिजिकली, मेंटली, कि हम तैयार है चीज़ों को सीखने के लिए, इमोशनली भी, ठीक है। तो वो क्या है, हम तैयार है किसी चीज़ को सीखने के लिए, तो इन्होंने लॉ ऑफ रेडीनेस ये कहा था। फिर है लॉ ऑफ इफेक्ट, इफेक्ट का मतलब है कि अब हम क्या करेंगे, इफेक्ट का मतलब कहीं, जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई एक चीज़ है, आप कहीं जा रहे हैं रास्ते में ना, एक जगह पे आपको कोई अच्छी सी खाने की चीज़ मिल गई, तो वो आपको वहाँ पे टेस्ट अच्छा लगा उसका, तो आप अगली बार जब वहाँ से जाओगे तो आप दोबारा वो चीज़ वहाँ पर खाओगे। तो वो क्या है, लॉ ऑफ इफेक्ट, यानी कि आपको उसके साथ कुछ कनेक्शन फील हुआ तो आप बार बार उस चीज़ को करोगे। अब है लॉ ऑफ एक्सरसाइज, लॉ ऑफ एक्सरसाइज का मतलब होता है कि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट वाली चीज़ यहाँ पर आ जाती है। जैसे ही आप बार बार कोई चीज़ करते हैं तो उसमें आपकी प्रोफिशिएंसी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और इसके बाद इन्होंने सेकेंडरी लॉज की बात की थी, उसमें इन्होंने लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्स, है ना, लॉ ऑफ एटीट्यूड, लॉ ऑफ एनालॉगी, लॉ ऑफ एसोसिएटिव शिफ्टिंग की बात की थी। तो इस तरह के इन्होंने कुछ सेकेंडरी लॉ की बात की थी, पर आपके लिए इंपॉर्टेंट आपकी इसके प्राइमरी लॉ 3 लॉ ही है। तो आई होप इसके साथ साथ आपके क्लासिकल कंडीशनिंग, ऑपरेंट कंडीशनिंग, लर्निंग थ्रू ट्रायल एंड एरर कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट है आपका लर्निंग थ्रू इंसाइट। अब लर्निंग थ्रू इंसाइट मैंने आपको पहले भी कहा था कि ये किससे संबंधित है, गेस्टाल्ट से संबंधित है।
गेस्टाल्ट जो लोग होते हैं वो बिलीव करते हैं होल एज अ होल चीज़ों को पढ़ने में। तो इसके बारे में मैंने आपको पहले भी बात की थी। इसको वर्थमियर ने 1911 में दिया था। वर्थमियर ने 1911 में जो इसके ऊपर अपनी जो है रिसर्च उसको दिया था। इसके अंदर इन्होंने क्या लिया था, इसके अंदर इन्होंने एक चिंपैंजी को लिया था जिसका नाम सुल्तान था। तो इन्होंने सुल्तान को कहाँ पर डाल दिया था, एक केज के अंदर डाल दिया था और केज में साथ ही बनानास को इन्होंने लटका दिया था। अब जो सुल्तान है वो डायरेक्टली इन केलों तक नहीं पहुंच सकता था, तो इसने बहुत सारे अटेम्प्ट किए केलों तक पहुंचने के लिए, बट ये बहुत ज़्यादा फेल होना शुरू हो गया था। और साथ ही साथ थोड़े टाइम बाद वहाँ पर कुछ एक बॉक्सेस रखे थे, कुछ स्टिक्स रखी थी, तो इसने बाद में एक बॉक्स 2 बॉक्सेस को जोड़ा, फिर भी नहीं पहुंचा, फिर इसने 3 बॉक्सेस को जोड़ा, फिर भी नहीं पहुंचा, फिर इसने एक स्टिक ली, उसके हेल्प से इसने क्या कर दिया था, उस चीज़ को खींच दिया था, मतलब केलों को अपने पास खींच लिया था। तो ये क्या थे, स्टेप बाय स्टेप करके इसने चीज़ों को सीखा था। ठीक है, इस तरह से क्या हो गई थी, इस लर्निंग के अंदर ये चीज़ें आ जाती है। नेक्स्ट है आपका उसके बाद लर्निंग थ्रू एनवायरनमेंट या सोसाइटी। इसको सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट भी कहते हैं। लिवॉन वाइगोस्की की जब हम बात करते हैं तो वाइगोस्की ने एक तरह का सोशियो कल्चर थ्योरी दी थी। अब सोशियो कल्चर थ्योरी में इनका क्या मतलब था, इनका कहना था कि जो बच्चे हैं वो सोसाइटी से सीखते हैं, कल्चर से सीखते हैं और लैंग्वेज इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो 3 चीज़ों के बारे में इन्होंने यहाँ पर बात की थी। जब भी हम इसकी कंसेप्ट की बात करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास टर्म कुछ आ जाती है, जैसे कि ZPD टर्म। ZPD क्या होता है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। अब जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट के अंदर क्या आता है, इसके अंदर 2 लेवल आते हैं, एक लेवल 1 आता है और एक लेवल 2 आता है। तो अगर लेवल 1 की बात करें हम, तो लेवल 1 में क्या होता है कि यहाँ पर बच्चा खुद से काम कर सकता है। अब लेवल 2 क्या होता है, लेवल 2 होता है जहाँ पर बच्चों को थोड़ा सा किसी की हेल्प की ज़रूरत पड़ती है या टीचर की हेल्प की ज़रूरत पड़ती है। तो इसी ही लेवल 2 को स्कैफोल्डिंग कहा गया था। यानी कि एक बच्चे, जैसे कि ये है बच्चा, ठीक है, अब क्या है, बच्चा यहाँ पर कुछ अच्छे से काम कर रहा है, फिर ये है कोई दूसरा लेवल, यहाँ पर क्या है, टीचर की हेल्प की बच्चे को ज़रूरत है, ठीक है। अब यह है फाइनल डेस्टिनेशन, यहाँ पर बच्चे ने जाना है, तो यहाँ तक तो बच्चा खुद इजीली कर लेगा, यहाँ तक उसको कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिर यहाँ पर थोड़ा सा टीचर ने उसको क्या कर दिया, असिस्ट कर दिया, थोड़ा सा हेल्प उसको टीचर ने कर दिया या बड़े भाई बहन ने किसी ने कर दिया, तो उसकी नॉलेज कहाँ पहुँच गई, यहाँ तक इसकी नॉलेज पहुँच गई। अब इसी को ही क्या कहा, जो इसको थोड़ी सी असिस्टेंट दी गई किसी भी स्टूडेंट्स के द्वारा, टीचर के द्वारा या बड़े आदमी किसी लोग के द्वारा, मोर नॉलेजेबल पर्सन के द्वारा, तो वो कहाँ करेगा, एक रीच पहुंच जाएगा कहीं एक ऐसी जगह पे। तो यहाँ तक पहुँचने के लिए जो उसको थोड़ी सी असिस्टेंट दी गई उसी को ही स्कैफोल्डिंग कहा जाता है। तो आई होप आपको ये पूरा कंसेप्ट समझ आ गया होगा। अब ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग की अगर हम बात करें तो लर्निंग को हम ट्रांसफ़र कैसे करते हैं, लर्निंग को हम ट्रांसफ़र 3 तरीके से करते हैं। एक तो हमारा पॉजिटिव ट्रांसफ़र हो जाती है लर्निंग, नेगेटिव ट्रांसफ़र हो जाती है और हमारी ज़ीरो ट्रांसफ़र होती है। पॉजिटिव ट्रांसफ़र जिसमें कि हेल्प करता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको मैथ्स आते हैं तो मैथ्स जो है आपको डेली लाइफ में भी यूज़ होंगे ना, या फिजिक्स जो आपका होता है उसमें वो अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। अकाउंटेंट्स हो गया, उसमें भी मैथ्स क्या करता है, योगदान देता है, तो वो पॉजिटिव ट्रांसफर है कि एक काम आपके दूसरे काम में हेल्प कर रहा है। फिर है नेगेटिव। नेगेटिव में क्या होता है कि जो एक काम है वो दूसरे काम को इंटरफेयर कर रहा है, ठीक है। जैसे कि आपने पहले आपको राइट हैंड से कुछ काम करना आता था, फिर थोड़े टाइम बाद आपने लेफ्ट हैंड से सीख लिया वो काम करना, तो अब क्या है, अब आपने जो राइट हैंड से किया था तो लेफ्ट हैंड में थोड़ी सी आपको दिक्कत आ रही है उस काम को करने में, तो वो क्या है, नेगेटिव ट्रांसफर है। फिर है ज़ीरो ट्रांसफ़र। ज़ीरो ट्रांसफ़र का मतलब होता है जहाँ पर आपने कोई स्किल सीखी, ना तो वो पिछली स्किल को दबा रही है, ना ही उससे कोई इम्पैक्ट उस पे पड़ रहा है, तो इस तरह की स्किल को क्या कहते हैं, हम ज़ीरो ट्रांसफ़र कहते हैं। आई होप आपको पूरा यहाँ तक कंसेप्ट आ गया होगा लर्निंग से रिलेटेड। अब है फैक्टर अफेक्टिंग लर्निंग। अब लर्निंग को कोई फैक्टर भी तो होते होंगे जो अफेक्ट करते होंगे, तो अब हम उसके बारे में बात करेंगे कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर है जो लर्निंग को अफेक्ट करते हैं। तो अगर हम बात करें फैक्टर की, तो 2 तरह के फैक्टर हो सकते हैं, एक हमारे इंटरनल फैक्टर हो सकते हैं, एक एक्सटर्नल फैक्टर हो सकते हैं। इंटरनल यानी कि अपने अंदर के फैक्टर, और एक्सटर्नल जो कि हमारे बाहर के फैक्टर इन्फ्लुएंस हमको करते हैं। इंटरनल फैक्टर में आपका एज आ जाता है ना, एज के अकॉर्डिंग क्या होती है, मैच्योरेशन आती है, मैच्योरिटी आ गई है ना, तो मैच्योरिटी भी क्या होगी आपकी, इंटरनल फैक्टर हो गए। इंटेलिजेंस होगी, सबका इंटेलिजेंस लेवल डिफरेंट होता है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस हो गया आपका, इंटरेस्ट हो गया, हेल्थ हो गई,
तो इस तरह की जो आपकी चीज़ें होती है वो सारी इंटरनल के अंदर आ जाती है। अगर हम हेल्थ की बात करें, मान लो आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है ना, आप बीमार है, तो आपको मैं कुछ पढ़ा रही हूँ, तो आपका ध्यान पढ़ने से ज़्यादा कहाँ पर जाएगा, अपनी बीमारी पर जाएगा। तो ये कौन से फैक्टर है, आपकी लर्निंग को अफेक्ट करने वाले फैक्टर है। अब एज भी कर सकता है, जैसे कि हमने पढ़ा था कि बच्चों को मेंटल एज के अकॉर्डिंग पढ़ाना चाहिए, तो हमने किसी बच्चों को उसकी मेंटल एज के से कहीं ज़्यादा पढ़ा दिया, तो क्या हो जाएगा, उसको चीज़ समझ नहीं आएगी। अब इंटेलिजेंस भी यहाँ पर रोल प्ले कर सकती है। कई बच्चों को ईजिली समझ नहीं आती है चीज़ें, है ना, कई बार अटेंशन नहीं होता है क्लासरूम में, तो वो भी क्या हो सकता है, हमारा इंटरनल फैक्टर के अंदर आ सकता है। इंटरेस्ट की भी बात होती है, कई बच्चों को मैथ्स में इंटरेस्ट नहीं होता है बट साइंस में उसको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, या कई कई बच्चों को डांस में इंटरेस्ट है ना, तो उसको वो खेलने में इंटरेस्ट नहीं है, तो वो क्या है, हमारे इंटरेस्ट भी इन्फ्लुएंस करते हैं हमारी लर्निंग को। नेक्स्ट है आपका एक्सटर्नल फैक्टर। एक्सटर्नल फैक्टर में क्या आ जाते हैं, आपके नॉलेज आ गई, है ना, कि आपको कितनी नॉलेज है, या आपके आसपास किस तरह का वातावरण है ना, हमारा नेबरहुड कैसा है, हमारे पेरेंट्स कितने पढ़े लिखे हैं, वो हमें कितना समझाते हैं ना, टीचर कैसे है, टीचर के अंदर कितनी क्वालिटीज़ है हमारे अंदर इनकलकेट करने की लर्निंग की, या हमारी की क्या सिचुएशन है, ये सारे, या हमारे फ्रेंड सर्कल कैसा है, तो ये सारे क्या हो जाते हैं, एक्सटर्नल फैक्टर हो जाते हैं। अब है डोमेन ऑफ लर्निंग। अगर हम डोमेन ऑफ लर्निंग की बात करें तो 3 तरह के हमारे डोमेन होते हैं, कॉग्निटिव डोमेन, अफेक्टिव डोमेन, साइकोमोटर डोमेन। कॉग्निटिव डोमेन संज्ञानात्मक जो हमारे होते हैं, अफेक्टिव क्या हो गए हमारे, जो हमारे हमारे क्या संज्ञान, एक हमारा संज्ञानात्मक हो गया, साइकोमोटर हमारा जो फिजिकल एक्टिविटीज़ हो गया, अफेक्टिव जो कि हमारे मन से हो गया, ठीक है। कॉग्निटिव डोमेन की अगर हम बात करें तो इसका जो यहाँ से आपका क्वेश्चन बनेगा वो बनेगा ब्लूम टैक्सोनॉमी पर। तो ये ब्लूम टैक्सोनॉमी के ऊपर अगर हम बात करें तो ब्लूम टैक्सोनॉमी किसने दी थी, ब्लूम ब्लूम टैक्सोनॉमी आपके बेंजामिन ब्लूम ने दी थी। तो किसने दी थी, बेंजामिन ब्लूम ने दी थी, बेंजामिन ब्लूम ने दी थी। तो ये 1956 में इन्होंने एक टैक्सोनॉमी दी थी। इन्होंने यहाँ पर कॉग्निटिज्म की बात की थी और लर्निंग की बात की थी कि लर्निंग का जो बच्चों का लेवल है वो किस तरह से होता है, तो इसकी इन्होंने बात की थी। 2001 में इसको दोबारा से रिवाइज किया गया था, ठीक है। इसका एक पिक्चर मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये टैक्सोनॉमी जो आपकी दी थी इसको ही हम ब्लूम टैक्सोनॉमी कहते हैं। तो बेंजामिन ब्लूम ने इसको 1956 में दिया था। तो इसकी जो पिक्चर है वो आपको अच्छे से क्लियर दिख रही होगी। तो ये ब्लूम जो टैक्सोनॉमी है, ये वाली टैक्सोनॉमी आपकी कब की है, ये टैक्सोनॉमी है आपकी रिवाइज्ड, जो कि 2001 में आपकी रिवाइज हुई थी, और ये है आपकी 1956 वाली। तो इसके अंदर इन्होंने के किंडरगार्टन से लेकर 12th क्लास तक की टीचिंग्स की बात की थी कि एक टीचर को कैसे अपने लर्निंग ऑब्जेक्ट्स रखने हैं ना, किस तरह से लेवल हो गए, तो उसके अंदर क्या होना चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए, फिर उसमें कॉम्प्रिहेंशन करने की एबिलिटी होनी चाहिए, फिर हम अप्लाई कर सकते हैं उस चीज़ को, एनालिसिस यानी कि तोड़ मरोड़ सकते हैं उस चीज़ को, तोड़ मरोड़ने के बाद हम उस चीज़ को दोबारा से बना सकते हैं। तो इस तरह की, और लास्ट में हमारे को क्या होना चाहिए, इवेलुएट करना भी आना चाहिए। तो ये इनकी एक तरह की टैक्सोनॉमी थी। अगर हम इनकी नेक्स्ट की बात करें तो नॉलेज की जगह पर यहाँ पर रिमेंबर आ गया था ना, अंडरस्टैंडिंग की जगह, कंप्रिहेंशन की जगह पे यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग आ गया था, एप्लीकेशन की जगह पे अप्लाई आ गया था, एनालिसिस की जगह पे एनालिसिस था, और जो आपका इवेल्युएशन था वो आपका यहाँ पर नीचे को आ जाता है, और आपकी इवेल्युएशन की जगह पर यहाँ पर क्रिएट आ जाता था। तो ये आपकी न्यू टैक्सोनॉमी थी जो रिवाइज की गई थी 2001 में दोबारा से। आई होप इसी के साथ आपका जो डोमेन ऑफ लर्निंग है वो भी कंप्लीट हो जाता। तो आज हमने जिस चीज़ के बारे में पढ़ा था एक बार जल्दी से उसको देख लेते हैं। तो हमने डोमेन ऑफ लर्निंग की बात की, फैक्टर अफेक्टिंग लर्निंग की बात की, उसके बाद टाइप ऑफ लर्निंग अकॉर्डिंग टू स्कूल ऑफ साइकोलॉजी की बात की, एंड अगेन टाइप्स ऑफ लर्निंग की बात की, एंड लर्निंग कर्व की बात की, और लर्निंग प्रोसेसेस की बात की, और लर्निंग के क्या क्या आपके नेचर हो सकते हैं, और उसके बाद हमने बेसिकली देखा था कि लर्निंग हमारी क्या होती है। तो इसी के साथ आपका ये मोस्टली सारा जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाता है, और जितने भी आपकी इसका एक ओवरव्यू बनता था वो मैंने आपको दे दिया है। अब मैं इसके नोट्स आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवा दूंगी। मुझे थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि इसके जो नोट्स है वो बहुत ज़्यादा वास्ट है, वो अलग अलग जगह से मैंने कलेक्ट किए हैं, तो उनको कलेक्ट करने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है। तो 2-3 दिन में मैं आपके लिए ये पूरे नोट्स जो है वो प्रोवाइड करवा दूंगी। तो इसी के साथ साथ आप खुद भी अपने नोट्स फ्रेम कर सकते हो, जो जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ उसको आप साथ साथ में लिख सकते हो। तो छोटे छोटे नोट फॉर्म में भी आप इसको बना सकते हो पढ़ने के लिए, क्योंकि आपके लिए वो यूज़फुल होगा एग्जाम से पहले रिवीजन करने के लिए। जैसे एग्जाम के 2-4 दिन पहले आप क्या कर सकते हो, उसको फटाफट से रिवाइज कर सकते हो। तो इससे क्या हो जाता है, जब आप एग्जाम में जाते हो तो आप अपनी एक पूरी तैयारी के साथ जाते हो।
तो इसके साथ-साथ ही अगर आपको ऐसा लगे कि इसमें से मैंने कुछ आपको स्किप कर दिया हो, तो आप उसको खुद से नोट डाउन कर लेना, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम आपको एकदम डिटेल में पूरा बताते रहें। तो मैंने एक तरह का ओवरव्यू ही आपको दिया है। तो इसके अंदर और भी आपकी बहुत सारी चीज़ें आ सकती हैं, जैसे मैंने लर्निंग डिसएबिलिटीज़ यहाँ से थोड़ा बहुत स्किप कर दिया, तो वो आप खुद भी लिख सकते हो कि डिसकैल्कुलिया, डिस्ग्राफिया, हमारी जो ये इस तरह की होती है ना, बहुत सारी लर्निंग डिसएबिलिटीज़ होती है, डिस्फेजिया हो गया। तो ये सारी आप क्या कर सकते हो, लिख सकते हो कहीं अपने पास। वैसे जब मैं आपके लिए पीवाईक्यू सीरीज़ बनाऊँगी, तो वहाँ पर मैं इस तरह के क्वेश्चन इंक्लूड कर दूँगी, ताकि जो आपका ओवरऑल है वो सारा ही कंप्लीट हो जाए। तो मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।